अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 17 का लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, उनको डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में अगर बात की जाए, आप लोग चैप्टर नंबर 14, 13, 15 वहाँ पे भी पढ़ के आए हैं। एम्पियर्स ने क्या कहा था, जब भी किसी स्ट्रेट वायर में से करंट पास करता है उसके अराउंड सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती हैं। तो इसी तरह उसने कहा था, अगर किसी सोलिनॉइड में से करंट सर्कुलर फॉर्म में पास कर रहा हो तो जो हमारा थंब होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल को शो करता है। तो अब अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो इसमें जो एम्पियर्स का आइडिया था, इसको शुरू में कोई ख़ास इम्पोर्टेंस ना दी गई। तो हम इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एम्पियर्स ऑब्जर्व दैट field of a long bar magnet is like to the field produced by long solenoid carrying current। मीन्स अगर हम ये इस तरह का एक लॉन्ग बार मैग्नेट लेते हैं तो जिस तरह का ये लॉन्ग बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरह एक अगर हम सोलिनॉइड ले लें तो सोलिनॉइड में भी जो करंट पास करेगा उसमें से भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होनी है वो भी किस तरह की होंगी, जिस तरह एक लॉन्ग बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ पोल में एंटर हो रही होती हैं। तो एम्पियर्स ने क्या कहा, एक जो लॉन्ग बार मैग्नेट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड किससे रिजेंबल करेगा, किससे मिलता होगा, एक लॉन्ग बार एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड के साथ। और इसी तरह उसने और क्या मेंशन किया, एंड द फील्ड ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट रिजेंबल दैट ऑफ अ सिंगल लूप। ये एक छोटा सा बार मैग्नेट है, तो सेम इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ पोल में एंटर होंगी। तो एम्पियर्स ने क्या कहा, अगर हम एक सिंगल लूप ले लें तो जो सिंगल लूप में से करंट पास करेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड किसके जैसा होगा, एक शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह। This similarity between the field produced by the magnets and current urges him to think that all magnetic effects may be due to the circulating current such that moving charges। तो एम्पियर्स ने क्या कहा कि ये जो लॉन्ग बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग सोलिनॉइड के साथ रिजेंबल कर रहा है और शॉर्ट बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक लूप के साथ रिजेंबल कर रहा है। तो फिर जितना भी मैग्नेटिक इफेक्ट है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू मूविंग चार्जेस। हम ऑलरेडी जानते हैं जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो करंट होता है और करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। रिस्पॉन्स टू एम्पियर्स व्यू, दिस आइडिया वाज नॉट कंसिडर्ड वेरी सीरियसली इन एम्पियर्स टाइम। तो जब एम्पियर्स साहब ज़िंदा थे उनकी लाइफ में उसके आइडिया को कंसीडर ही ना किया गया। उसकी रीज़न क्या थी, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नॉट नोन एट दैट टाइम। तो जब एम्पियर इस तरह से सोच रहा था, वो अपना आइडिया दे रहा था, तब एटम का स्ट्रक्चर ही डिस्क्राइब नहीं किया गया था। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कवर्ड, देयरफॉर द एम्पियर्स व्यू अपीयर टू बी बेसिकली करेक्ट। लेकिन जब एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उसको डिस्कवर कर लिया गया तो तब फिर उसके मरने के बाद लोगों ने इस बात को मान लिया कि एम्पियर्स ठीक ही कह रहा था। और वैसे भी आप लोगों को पता ही है, आप बड़े अच्छे से जानते हैं, हमें किसी भी शख्स की जो इम्पोर्टेंस है उसके दुनिया से जाने के बाद ही पता चलती है। उसकी लिविंग डे की जो होती हैं एक्टिविटीज़
हम उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे होते। तो अब मॉडर्न व्यू क्या है? एज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज। हम बड़े अच्छे से बार बार ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग चार्जेस की वजह से होता है, मींस करंट की वजह से होता है। एंड एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और आप लोगों को ये भी पता है एक जो एटम है उसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में, ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एंड अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस कंसीडर द मैग्नेटिज्म ड्यू टू न्यूक्लियस। तो अब हमने ये बात जानने की कोशिश करनी है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं क्या वो न्यूक्लियस की वजह से एग्जिस्ट करती हैं या ऑर्बिट्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो जो न्यूक्लियस है उसकी ऑर्बिटल मोशन होती नहीं है। ऑर्बिटल मोशन आपने पढ़ा था क्या होती है? किसी भी बॉडी की किसी दूसरी बॉडी के एक्सिस के अक्रॉस जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। एज इन सॉलिड्स एटम आर टाइटली पैक्ड एंड न्यूक्लियस कैन नॉट हैव ऑर्बिटल मोशन, सो देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियस। अब क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो ऑर्बिटल मोशन कर ही नहीं सकता, वो अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन तो करता है, उसकी स्पिन मोशन होती है, लेकिन न्यूक्लियस की ऑर्बिटल मोशन नहीं है। तो यही वजह फिर जो ऑर्बिटल मोशन होगी नहीं तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से फिर हम मैग्नेटिक फील्ड भी कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर न्यूक्लियस की स्पिन मोशन की बात की जाए, स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियस, द चार्ज न्यूक्लियस इटसेल्फ स्पिन्स गिविंग राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब न्यूक्लियस स्पिन कर रहा होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हाउएवर इट इज़ हाउ मच वीक however it is much weaker than that of the orbital electrons। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड से ये बहुत ही वीकर होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियस कैन बी निगलेक्टेड। तो ये इतना कम होता है मैग्नेटिक फील्ड के इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। एज अ होल वी से दैट न्यूक्लियस हैव नो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जो न्यूक्लियस है उसकी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो फिर सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है या जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। द मैग्नेटिज्म ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम कैन अराइज फ्रॉम टू मोशंस, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस बिहेव लाइक एन एटॉमिक साइज लूप ऑफ अ करंट। तो जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अक्रॉस ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो वो एक लूप की तरह बिहेव करता है। और हमें ये बात क्लियर है करंट तभी पास करता है जब एक कंप्लीट लूप बन रहा हो। लाइक अ एटॉमिक साइज लूप ऑफ करंट दैट जनरेट्स अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू द फील्ड क्रिएटेड द करंट लूप। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करेगा वो एक लूप कंप्लीट करेगा और ये किसके जैसा मैग्नेटिक फील्ड करेगा क्रिएट? जब एक सोलिनॉइड का एक लूप करंट के पैसेज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। नेक्स्ट स्पिन मोशन। ईच इलेक्ट्रॉन पोजेसेस अ स्पिन दैट
आल्सो गेव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि स्पिन मोशन भी परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। रिजल्ट, मैग्नेटिज्म इज देयर फॉर ड्यू टू द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस। तो जो भी मैग्नेटिज्म है वो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एंड इज दस अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। Thus the source of magnetism of an atom is electron। तो एटम का जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट बारी आती है मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। तो हमेशा अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिज्म हमेशा डायपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मींस एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं और एक कंप्लीट लूप बनता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम इसी मैग्नेटिक डायपोल को कंसिडर करते हुए क्या करेंगे, कुछ सब्सटेंसेस को कंसिडर करेंगे जो कि डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। और मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा मैग्नेटिज्म के लिए, क्योंकि अगर हम मोनोपोल की बात करें कि एक मैग्नेट का एक ही पोल हो तो तब एक लूप मुकम्मल ही नहीं हो पाएगा। जब एक लूप मुकम्मल नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा, जब करंट नहीं होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी हैं और बड़ी दफ़ा पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, द सब्सटेंस इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एडिड अप टू ज़ीरो। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन और इसके अलावा ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे में ऐसे ऐड होती हैं कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो इनमें कॉपर आता है, वाटर एट्सेट्रा। दीज मटेरियल हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इन मटेरियल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शक्ल में होते हैं। मींस अगर एक अपवर्ड स्पिन शो कर रहा होगा तो एक डाउनवर्ड स्पिन करेगा। मींस एक इलेक्ट्रॉन अगर डाउनवर्ड स्पिन में है तो एक ऐसे अपवर्ड स्पिन करेगा। तो ये पेयर में होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट सब्सटेंसेस जो कि हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, द सब्सटेंसेस इन विच ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम सपोर्ट ईच अदर एंड एटम बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक टाइनी सा मैग्नेट बनाते हैं। और इनकी एग्जांपल्स में मैंगनीज, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकल वगैरह। दीज मटेरियल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मींस इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर की फॉर्म में नहीं होते। नेक्स्ट थर्ड टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। द सब्सटेंसेस इन विच एटम्स कोऑपरेट with each other in such a way that so that they exhibit a strong magnetic effect। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से कोऑपरेट करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और इनकी एग्जांपल्स हैं आयरन, स्टील वगैरह। तो अब ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनको स्टडी करने के लिए डोमेन थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें इसके बारे में भी जानना होता है। रिसेंट स्टडीज़ ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म हैव शोन देयर एग्जिस्ट इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्मॉल रीजन्स। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर ये छोटे छोटे से स्मॉल रीजन्स होते हैं जिनको हम डोमेन्स का नाम देते हैं। इम्पोर्टेंट डिफाइन है ये। डोमेन्स आर ऑफ
मैक्रोस्कोपिक साइज ऑफ द ऑर्डर मिलीमीटर आर लेस। तो ये जो डोमेन्स होती हैं इनका जो साइज़ होता है वो 10⁻³ मीन्स मिलीमीटर में होता है या इससे लेस भी होता है। डोमेन्स आर लार्ज एनफ टू कंटेन। अब ये जो डोमेन्स हैं ये इतने बड़े साइज़ की होती हैं कि इनके अंदर एक डोमेन में 10⁻12 टू 10⁻16 तक एटम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक। वो सब्सटेंसेस वो टेम्परेचर जिस पे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। मींस इसकी ये जो डोमेन्स हैं जब इनको कोई एक्सटर्नल फील्ड मिलता है या इनके अक्रॉस हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनकी ये जो डोमेन्स हैं जो डी अलाइन होती हैं वो अलाइन हो जाती हैं। मींस तमाम सेम डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो उससे क्या होता है, तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन है वो एक दूसरे को सपोर्ट करके एक टाइनी सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर पे ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बनते हैं इस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर का नाम देते हैं। और आयरन के लिए ये जो टेम्परेचर है ये 750 सेल्सियस होता है। बहुत दफ़ा MCQ में आया हुआ है। नेक्स्ट ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनकी भी आगे दो टाइप्स हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनमें आयरन आता है और दूसरी है हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिनमें स्टील आता है। अब ये सॉफ्ट और हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो आयरन होता है इसकी जो डोमेन्स होती हैं रैंडम, इनको अलाइन करना सेम डायरेक्शन में लेके जाना बहुत ही आसान होता है। इसलिए हम आयरन को एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्टील की तो स्टील की जो डोमेन्स इस तरह से रैंडम होती हैं इनको अलाइन करना सेम डायरेक्शन में लेके जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और जब वो एक दफ़ा अलाइन हो जाएं उनको दोबारा से डी अलाइन करना उससे भी मुश्किल होता है। तो ये बच्चों आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट इसी का सब टॉपिक रह गया हिस्टैरिसीस लूप, उसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।